नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 12 की अंतराल जो पुस्तक है उसमें अगला अध्याय है संजीव कुमार का आरोहण। एक बहुत ही शानदार कहानी है। वीडियो अंत तक आप बने रहिएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करते हुए, लेखक के परिचय की चर्चा करते हुए, पहाड़ी लोगों की जिंदगी के बारे में जानते हुए अपन कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लेखक का परिचय। संजीव कुमार का जन्म 1947 में यानी देश आज़ाद हुआ था तब बांगर कला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बीएससी तक की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव कुमार का नाम है और उनकी कहानियां अधिकतर हैं वो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, हंस पत्रिका जिसके संपादक प्रेमचंद हुआ करते थे। संजीव कुमार की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है, मतलब पढ़ने के लिए मजबूर करती है, प्रेमचंद जी की तरह। और उसी प्रकार से फणी सुनाथ रेणु की कहानियां हैं वैसे ऐसे। और शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव कुमार की भाषा की अपनी एक पहचान होती है कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा और कितना महत्व रखेगा। हंस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत और प्रेत मुक्ति। दुनिया की सबसे हसीन औरत बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानी है। उपन्यास लिखे थे इन्होंने रानी का सराय, ये एक किशोरी उपन्यास है। किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहां से शुरू होता है, सावधान नीचे आग है, धार और सूत्रधार, ये प्रसिद्ध इन्होंने उपन्यास हैं वो लिखे हैं। आरोहण जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में मेहनतकश लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी को रेखांकित करती है। यानी वो लोग किस प्रकार से कितनी तकलीफ कितनी मुसीबतें झेल करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी पहाड़ पे रहना बहुत मुश्किल है, मैदान में रहना बहुत आसान है। पहाड़ी लोग बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, निश्चल और वृक्ष शहरी जीवन की दिखावटी और बनावट के सामने रख करके संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न उठाए हैं। ये घटना प्रधान कहानी है, संवाद संकुल होना इस कहानी का मुख्य विशेषता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो अपने पाठ पढ़ेंगे तो काम आएंगे। कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ ले कि चंदोत क्या होता है, ये चादर होता है, ये सामियाना। गसेरी घास वाली, हिलांस एक पक्षी का नाम, अनुतप्त पछतावा, मलान पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़ी लोग मलान कहते हैं। खतो किताब मतलब पत्र व्यवहार, मुकम्मिल स्थाई, खासम खास अति विशिष्ट अंतरंग, तोहीन बेइज्जती, जर्द यानी पीला होता है उसके जुड़ता है, पीला पड़ना होता है जर्द पीला होता है। इम्पोर्टेंट आयातित, दर्याप्त जानकारी पता करना, यहाँ मतलब यहाँ। घाट गटी, पहाड़ के पार के जाने का रास्ता होता है घाट बटी। दरकना मतलब ढह जाना फटना। पुगराना जुगाली करना, जानवर करते हैं ना, यानी पुगरा रहा है। पेबंद थेगली, सुपिन एक नदी का नाम है। स्फुट अस्पष्ट होते हैं। कुहेड़ी कोहा से को कहते हैं, कोहरा जो होता है ना। डांडिया पहाड़ियों का होता है। नाबास यानी जहाँ पर बसा नहीं हो, बसावट नहीं हो। गफलत गलतफहमी, अनुतप्त पछतावे से भरी। रोक पिटन चट्टान में गड्ढा करना, डील खोदना होता है ना उसको। ड्रिल मशीन होती है ना जिससे खुदाई की जाती है, दीवार वगैरह होती है उनमें। लैंड स्टोन यानी भू संकलन, संभ्रांत कुलीन, मशगूल व्यस्त, शिनाख्त पहचान, शख्सियत व्यक्तित्व, तिलस्म जादू, वजूद अस्तित्व, हिलकोर स्वर लहरी, ये शब्दांत है। अब देखिएगा आप लोग, आरोहण कहानी संजीव कुमार की है, बहुत ही प्यारी कहानी है। संजीव कुमार एक्चुअल में क्या होता है, संजीव कुमार ने ये जो कहानी लिखी है आरोहण, वो पहाड़ी क्षेत्र को लेकर के लिखी गई है। तो इसके मुख्य पात्र जो रूप सिंह हैं और उनका एक मित्र होता है शेखर। वो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बस स्टैंड, बस है उन्हें देवकुंड के बस स्टॉप पर उतार करके आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठी, क्योंकि वो गांव से भाग जाता है, रूप सिंह होता है वो। और फिर वो क्या होता है कि पर्वतों पर चढ़ने वाली ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर पर्वतारोही एक संस्था होती है, उसमें काम करने लग जाता है। और वो पूरे 11 साल बाद में अपने गांव लौटा था।
उनके गांव का नाम था माही। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है रूप सिंह कितने साल बाद गांव में वापस लौटा? 11 साल बाद। उसके गांव का नाम माही। एक अजीब किस्म की लाज होती है इंसान इतने दिनों बाद में आता है, एक अपनत्व भी होता है, एक झिझक उसे घेरने लग गई थी रूप सिंह को। कोई उनसे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रह गया और इतने सालों के बाद लौट कर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा? बिल्कुल ठीक है कि कोई उसे पूछे कि तुम इतने साल कहाँ रह गए थे, कोई खतो किताब यानी कोई पत्र व्यवहार नहीं है तुम्हारा, पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम तो होते नहीं है कि 11 साल की समयावधि काफ़ी होती है। 11 साल में तो बहुत कुछ बदलता था गाँव में। एक दिक्कत और ये भी थी कि 11 साल बाद कोई भी मुकम्मल सड़क यानी कोई अच्छी तरह की सड़क नहीं बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर कोई साथ हो। यदि आदमी अकेला जाए तो अपने गांव में कैसा भी हो वो आराम से जा सकता है, लेकिन कोई अगर मेहमान अपने साथ में होना तब थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। और तो और साथ में होता है तो कुछ और सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, शेखर कपूर जो ठहरे। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का है, यानी गॉडफादर जिसको समझता था रूप सिंह, उनका लड़का था शेखर कपूर। दूसरा वह आईएएस का ट्रेनिंग यानी मतलब अभी ट्रेनिंग करके आया है आईएएस की। अब ऐसे खासम खास मेहमान को यानी अच्छे मेहमान को पैदल गांव में लिवा ले जाना तो अपनी और गांव की तौहीन यानी बेइज्जती कराना ही तो हुआ ना। इस प्रकार की मतलब इंसान के दिमाग में विचार आते हैं। रूप सिंह भी यही सोचता है कि अपने साथ में गॉडफादर कपूर साहब का लड़का है और वो भी शेखर है, तो शेखर कपूर है। अब करें तो करें क्या, इसके साथ में इसको पैदल ले जाना बहुत गलत बात है। तो शेखर अपने बाइनोक्यूर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रम गया था, मगर बंद रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी को देख सकता था। यानी वो बस स्टैंड से उसका गांव माही 15 किलोमीटर पड़ता था और उसको आने में समय लगा था 11 वर्ष का। अपने गांव को की वह दिगर बात थी। उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। यानी वो बस स्टॉप बैठा हुआ था तो माही जाने के लिए कई पहाड़ पार करने पड़ते थे। तो उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे हुए एक पहाड़ को देखा। फिर उसने उसके पीछे जर्द परतों की यानी पीले परतों को, जिन पर बादलों की धुंध और फफूंदियां जुड़ी हुई थी, उसके हिसाब से अभी 6000 फीट की ऊंचाई पर था। वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और उसे 15 किलोमीटर चल करके 10,000 फीट पर पहुंचना था। 6000 पर तो वो खड़ा था, अब 15 किलोमीटर चलेगा तो वो 10,000 फीट पर और पहुंचना था उसको। उसने कलाई पर बांधी हुई अपनी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण घड़ी पर नजर गड़ाई कि अभी सुबह के 10 बजे हैं, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी है। यानी गांव जाएंगे पैदल तो 15 किलोमीटर की दूरी पार करेंगे तो शाम तो पक्का हो जाएगी। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास में उड़ती हुई नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? कि भाई अब गांव जाएंगे तो घोड़ा वगैरह है क्या? आपको कने जाना छावा, यानी आपको कहाँ जाना है, ये पहाड़ी भाषा का शब्द वाक्य है कि आपको कने जाना छावा। माही सरगी से पहले का गांव, ये दोनों गांवों के नाम है माही और सरगी। सरगी यानी स्वर्गरोही। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे कि खुद को दफियात करते लगा, यहाँ यानी यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो लोग जाते हैं साधन, लेकिन माही तभी जैसे उसको कुछ याद आया, उसने आगे बढ़ करके गुमसुम एक कोई 9-10 वर्ष का एक लड़का बैठा था उसको पुकारा, ओए महीप। उस लड़के का क्या नाम था? महीप, जो कि रूप सिंह का भतीजा है वो। तू ही वक्की जाना छू, यानी तू वहां जाएगा? अरे ओ माही। माही को आवाज देता है वो, महीप को आवाज देता है कि तुम माही जा सकता है क्या? लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेर ली, मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए बाले, उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर में समेटे अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था। वाह, वह ये जा सकेगा भला? अब वो रूप सिंह, शेखर कहता है कि ये जा सकेगा। शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। शेखर जो कि रूप सिंह के साथ में आया था। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा, यहाँ सवारियाँ मिलती ही कहाँ हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खियाँ ही तो मारना है पूरे दिन। घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाने के वास्ते ही तो आई छे। क्या यहाँ पर वो पैसा कमाने के लिए तो आया है? पक्का जाएगा। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठ करके चला गया, मगर थोड़ी देर बाद में दो घोड़ों के साथ में चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा।
मेन ताना चाय वाले ने पहले ही तय कर दिया था कि 2 घोड़ों के 100 रुपये। तो यहाँ पर प्रश्न यूँ पूछा जा सकता है कि घोड़ों की सवारी का किराया कितना लिया था, तो 200 रुपये, 100 रुपये लिए थे, सॉरी, दोनों के 50-50। चल पड़े दोनों। वे एक घोड़े पर शेखर था, दूसरे पर रूप सिंह चढ़ गए। 2 घोड़े थे। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। यहाँ पर अच्छा गहराई का प्रश्न यूं बनता है कि महीप है, उसने किस घोड़े की रस्सी पकड़ रखी थी, किस घोड़े के आगे आगे चल रहा था, तो शेखर वाले घोड़े के साथ में। पहले पहाड़ तक का रास्ता ठीक ठाक था, मगर अब उतरते ही धूप का एक उजाला सा चंदोवा, एक सामियाना जहां तहां दरकने लगा था, दिखाई देने लगा। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच में छाया की शाह पट्टियां मानो धारीदार खोंचों वाले या फिर विशाल जानवर जैसा बैठ करके एक पागुर यानी जुगाली कर रहा पहाड़ ऐसा दिख रहा था। पता नहीं कौन किसका पेबंद था, उजाला अंधेरे का या फिर अंधेरा उजाले का। किस प्रकार से एक दूसरे से वो बंधे हुए थे। चढ़ाइयाँ और ढलान पहाड़ी क्षेत्रों में तो रास्ते ऐसे ही होते हैं। बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे गरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटकी हुई थी। यहाँ पर फसल किसकी होती है? पहाड़ों में कुकुरमुत्ते की। सामने के पहाड़ों में बादलों के पंख लग गए हैं। ऐसा लग रहा था जो कि झरझर की उसे अगल बगल उड़ रहे हैं। नीचे घास लताएं पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं पर चटक हरियाली सिमेटे पहाड़, कहीं पर कच्चे कहीं पर पक्के। नीचे कोई नदी बह रही है, शायद सुपीन है। यहाँ पर नदी का नाम क्या है? सुपीन नदी। सांप की मारी अभागिन सुपीन, यानी इसे कोई श्राप दे दिया है। घाटी के किसी अदृश्य नारीकंठ का कोई गीत उमड़ रहा था। पतला दर्दीला गीत था, यानी दर्द भरी आवाज में था। वो दर्द भरी आवाज में गीत यूं था दोस्तों कि ऊंची ऊंची डांडिया माँ हे कुहेड़ी ना लाग तू। वे पहाड़ के नीचे से नदी बगल में पथरीले रास्ते से चले जा रहे थे, रूप सिंह और शेखर कपूर। घोड़ों के खुर से खर खर या फिर खटखट के अस्फुट अस्पष्ट होने वाले ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। ऊंचे ऊंचे पंखों माँ हे घसेरी ना जाए तुम, ऊंचे ऊंचे पंखों माँ हे घसेरी ना जाए तू। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और इस उस लोक के परे किसी अलग ही अमूर्त लोक में उड़ रहा हो, ऐसा एक कोई दर्द भरा गीत गा रहा था। ऊंची ऊंची डांडिया माँ हे हिलांस ना बास तू। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब हुआ यार, शेखर ने पीछे मुड़ करके रूप से सवाल किया कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब कुहरे के सवाल कर रही है, यानी कुहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कुहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम न लग जाओ जाकर। और इस पर कुहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया करे। और इसी तरह हिलांस जो पक्षी है, परिंदा मतलब हिलांस एक पक्षी को भी वह आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया करे। मगर तेरी आवाज बर्रा क्यों गई है, बता दे, शेखर ने मुड़ करके कहा रूप सिंह से। ये एक दर्द भरी टेर है शेखर साहब, आपने तो गीत सुना होगा ना, बहुत पुराना गीत है। छुप गया कोई रे दूर के पुकार के, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने ये गीत है वो पूरा किया था। पहली पंक्ति पढ़ी थी रूप सिंह ने और शेखर ने उसको पूरा कर दिया। हाँ वही, ये ठीक है, मैंने कोई बेसरा नहीं बनाया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कोई बसेरा नहीं बनाया। यहाँ उड़ गया मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में। इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। इन्हें जो पहाड़ की जिंदगी है उसको कोई पहाड़ी लोग ही समझ सकते हैं। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह यानी स्नेह के नाते तक नजर नहीं आते हैं। पास में कोई अपना खड़ा हो तो उसे आप देख तक नहीं पाते हैं, पहचान तक नहीं पाते हैं। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिवाय खुरों की आवाज आती है, यानी घोड़े चल रहे थे उनके खुरों की आवाज आ रही थी। और गीत की धीमी पड़ती लय के जिसका हिलकोरों में अगजग डूब उतरा रहा था, सारी दुनिया सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक क्या हुआ, चलते चलते ठमक गया रूप। और यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। अब कुछ देर बाद में उसको याद आया कि वो जगह आ गई जहां पर मैंने भूप दादा को धकेला था। रूप सिंह ने कहा, धकेला था क्यों? शेखर रुक गया कि तूने उसे धकेला क्यों? तो अब रूप सिंह बताता है, वो मैं भाग गया था ना घर से देवकुंड, और भूप दादा मुझे खोजते हुए वहां पर आ गए और मुझे पकड़ा गया। मैं और कहीं मैं भागने जाऊं सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी, यानी भूप दादा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था।
उनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ न सूझा, तो मैंने उसे धक्का दे दिया और उन्हें यहाँ इसी जगह वे संभल नहीं सके और फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है, और उसने जैसे थाम लिया हो हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप दादा थे और उस तरफ मैं झूलने लगे थे। हम दोनों के बीच में हमारे हाथ थे। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी भूप दादा की, यानी अपने भाई की बड़ाई कर रहा है ये रूप सिंह उसकी। मगर वे ऊपर से जितने सख्त थे अंदर से उतने नरम थे। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत यानी गलतफहमी से फिसल गए हैं। खुद को कसूरवार समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर जैसे तैसे हम खींच करके ऊपर तो ले आए और हाथे छोड़ दिया, यानी ऊपर ला करके मुझे उन्होंने छोड़ दिया था। ज्यादा चोट तो नहीं लगी बुईला। बुईला यानी अनुज, छोटा भाई को बोलते हैं। उन्होंने अनतप्त भाव से मुझसे कहा। वे खिजभरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन में को वो परख रहे थे। पत्ते निचोड़ कर उन्हें मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी नहीं रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा तो फिर कभी नहीं पकड़ा था, यानी उसके बाद में उन्होंने मेरा कभी हाथ नहीं पकड़ा। महीप रुक करके उन्होंने देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो घोड़ा चलने लगा। बाप रे, वो कैसी चढ़ी है। चढ़ाई हमने उस दिन क्या बताएं, पूरे आधे घंटे लगे थे हमें ऊपर आने में। ऐसे वो रूप सिंह है, वो शेखर को बता रहा है। अगर उस वक्त कोई रॉक क्लाइंबिंग जानती तो इतनी मुश्किल ना आती। बच्चे की तरह बोल उठा शेखर। वे सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। ये नहीं, रॉक क्लाइंबिंग ये पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग होती है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सकूं उन सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक़ये में साल भर बाद हुई थी। यानी ये जो मेरी घटना हुई, हम इस खाई में गिरे थे, उसके साल भर बाद में आपके पिताजी मुझसे मिले थे। अच्छा, मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते, शेखर पूछता है। रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़ करके देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए आप। अब वो पूछता है कि आप बताओ। अब शेखर बताता है, पर्वतारोहण का प्रश्न छिड़ गया था, यानी पर्वतों पर चढ़ने का। छिड़ जाने के बाद न रूप की बाकी किसी चीज की सुध रह जाती है और न ही शेखर को। यह अवतरोहण दोनों ही एक सूत्र में जोड़े हुए थे। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ कहते हुए परीक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तराशते और फिर रोक पिट्टन लगाती, यानी सबसे पहले कोई पर्वत में यानी पत्थरों में कोई दरार होती उसको देखता, फिर उसको रोक पिट्टन लगा देता। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार नहीं मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। तो यानी ड्रिल यानी खोद करके लगा लेंगे रोक पिस्टन को। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया। रूफ खैर आगे रोक पिस्टन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो नो रोप लेडर, रस्सी की सीढ़ी, नो। आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने कि नहीं नहीं नहीं, आपको सही मालूम नहीं है। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉश देन गार्डनिंग चोर्स या फिर समतल बनाना हो, और फिर देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, कि इग्नियस ग्रेनाइट है या फिर मेटामार्फिक है, या सेंट स्टोन है या फिर सिलिका है, क्या है। वरना अवल्य तो स्पॉट नहीं बना पाओगे। बन भी गया तो फ्री रेपलिंग नहीं होगी इसमें, यानी आप चढ़ नहीं पाओगे। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि की प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस, यानी शेखर है, उन्होंने कहा कि हाँ तू ठीक बोल रहा है। दोनों आरोही अति उत्साह से आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान नहीं हुआ कि ढलान से कब वह उतर के कब से बीच के मैदानों में चले गए थे। और अभी ये मैदान है वो भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से थोड़ी संकरे हो गए, यानी छोटे छोटे मैदान क्षेत्र आ गए। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब मुश्किल सवाल यह है कि इस पहाड़ पर चढ़ना हो तो इस पहाड़ से उस पहाड़ में सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो। ख्याल रहे दोनों के बीच में सुपिन है, कैसे रहेंगे। रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ गई। रूप है वो शेखर से पूछता है कि आपको इन पहाड़ों पर चढ़ना हो तो आप कैसे चढ़ोगे। 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। वो कहता है कि 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। घोड़े पे बैठा था। शेखर ने घोड़े से उतर करके पहाड़ों की तरफ अपनी गर्दन उठाई। एक पिरामिडनुमा एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी।
दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार के वृक्ष थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखर पहाड़ के रोए किसे कहता था, तो ये देवदार के वृक्षों को कहता था। रूप का इशारा शायद उनके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में, लाइमस्टोन एक पत्थर होता है, ध्यान रखना, कि किसी उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। ये लो लाइमस्टोन है सिक्रीजीन, बस, यानी ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का पत्थर है, नहीं ओवर हैंगिंग है। दोनों में बहस होने लग गई। हाँ तभी तो टफ है, इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है, यानी नदी को क्रॉस करके आपको दूसरे पहाड़ पर जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उतर करके टोक दिया, साहब जल्दी चलो। महीप घोड़े वाला। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद करके फिर से घोड़ों पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी नदी से बसते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के वीरू, ये घोड़ों के नाम है, हीरू और वीरू। चल दाए, अरे ले जाता, नदी माए दाएं संभली, यानी संभल करके चलो। मगर जब सामने भेड़ियां आ गई थी तो भेड़ों के साथ में भोटिया कुत्ता भी था, उन्हें उतर कर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 वर्ष की सलोनी लड़की पर नजर थी, शेखर और रूप सिंह की। अमारूप, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, हाँ कभी प्रेम की चढ़ाई भी चढ़ी हो कोई? अब वो शेखर है, वो रूप सिंह से पूछता है कि कभी किसी से प्रेम व्रेम हुआ कि नहीं हुआ भैया उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी जिसे देख करके मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। ये एक जीवन में ऐसी उम्र हर एक की आती है। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, रूप सिंह कहता है। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया कि इस लड़की जितनी? हाँ रूप, मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई हो, जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा था। वह भेड़ें चराने के दौरान हमारी मुलाकातें होती थी। वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है रूप सिंह शेखर को। इतनी हसीन भी थी ना? अब शेखर पूछता है तो। ओहो ये क्या बात है। सामने शेला तो इतनी सुंदर थी, उस लड़की का नाम शेला था, कि उसकी गुलामी बजा लेने में ही मैं अपने आप को धन्य मानता था, यानी मन से प्रेम करता था उससे वो। जबकि वो खुद बैठ करके स्वेटर बुना करती थी, मैं उनकी भेड़ियाँ हाँका करता था और उसके लिए बुरूस के फूल तोड़ कर लाया करता था, जो उसे बहुत पसंद थे। यानी प्रेमी और प्रेमिका होती है, जो मन से एक दूसरे को प्रेम करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर देता है। वो स्वेटर बुनती थी बैठ के, और ये उससे प्रेम करता था रूप सिंह, जबकि वो शेला प्रेम नहीं करती थी उससे। ये रूप सिंह उसकी भेड़ियाँ हाँकता था, उसके लिए फूल उल लाया करता था। सेब और आड़ू कहीं पर मिल जाए तो सबसे पहले उसे ला कर देता था। ये एक मतलब प्रकृति का ही नियम है कि कोई किसी इंसान से जितना अधिक मन से चाहता है, मन से प्रेम करता है, तो उसके लिए कोई भी पहले उसे चीज़ मिलेगी, सबसे पहले वो उसे ही देना चाहेगा जिसको वो आत्मा से पसंद करता हो, अपने मन से। और बदले में वह क्या देती थी? शेखर ने ठिठोली कर ली, यानी मजाक में पूछ लिया। वह कभी कभी देवता का प्रसाद दे दिया करती थी, कभी मक्के की रोटी वगैरह। ये वो जो शेला है वो उसके भाई भूप सिंह के लिए लाया करती थी, क्योंकि शेला भूप सिंह को पसंद करती थी और रूप सिंह शेला को पसंद करता था। उल्टा सिस्टम था। जब भूप सिंह नहीं आता था तो रूप सिंह के हाथ लग जाया करता था ये प्रसाद वगैरह, और ये समझता था कि वो मुझसे प्रेम करती है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल रोटी उन्हीं के लिए आती थी, यानी वो मक्के की रोटी है, प्रसाद है, फल है, फूल है, वो सब कुछ वो भूप सिंह के लिए लाया करती थी। वे न आते तो मुझे दे देती। जिस दिन भूप दादा न आते, आखिर तक उसे खुश रखने की सारी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती थी। रूप एक झेंप भरी हंसी हंस करके चुप हो गया। यार बड़ी अजीब लव स्टोरी है। महीप ने कनखियों से रूप को देखा। महीप जो रूप सिंह का भतीजा था, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में कोई दम नहीं है, कोई और नहीं मिली क्या? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया कि यार मजा नहीं है, कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाना। तू किसी और की प्रेमिका से प्रेम करता था, यानी होने वाली तेरी भाभी से तू प्रेम करने लग गया। क्यों बेचारे को पता नहीं था, हो जाता है अक्सर, उम्र ही ऐसी थी। मिली क्यों नहीं? उस दौरान तो कईयों से सबका पड़ा था, यानी कईयों से पाला पड़ा था, कईयों का संग साथ भी रहा था। अब तो सब ब्याह करके अपने अपने घर चली गई, सब बच्चों की मम्मियाँ हो गई हैं, बाल बच्चेदार हो गए होंगे, मगर शैला जैसी एक भी नहीं मिली। इसको शैला बहा गई थी।
रूप सिंह को। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ महिप मुड़ करके रूप को देखने लगा, जैसे ही उसे बातों में रस मिल रहा हो। यानी लव स्टोरी में आनंद बहुत आता है, कोई दूसरे की लव स्टोरी अपन को सुनने को मिलती है तो बहुत आनंद आता है। तो महिप और शेखर को भी आनंद आ रहा था रूप सिंह की लव स्टोरी में। अचानक रूप को खटका हुआ, ये यहाँ कहाँ आ गया। यानी उसको ऐसे याद आया कि हम यहाँ पर बैठ करके भेड़ें चराया करते थे, ये तुम कहाँ पर ले गए। यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं है। ये लड़के, तू हमें कहाँ लेवा ले जा रहा है, कि तुम दूसरे रास्ते क्यों ले जा रहा है, मेरे गाँव का रास्ता ये नहीं है। माही माही बोला कि मैं तुम्हें माही ले जा रहा हूँ, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था जहाँ पर भेड़ें चराने हम लोग आया करते थे। पहाड़ के धंस जाने में सब कब का दब गया साहब, यानी पहाड़ धंस गया था और सब दब गया, अब कोई यहाँ पर मैदान नहीं है। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिका की प्यार की निशानियाँ, यानी भूप दादा और मेरी जो प्रेमिका, यानी जिसको मैं प्रेम करता था, शेला की प्यार की निशानियाँ हैं, वो तो मुकाताम सब के सब ढह गए, दब गए भूसंकलन में। यानी पहाड़ का ढह गया था। अब नए रास्ते और इन्हीं से होकर के चलना पड़ेगा कि सर अब तो नए रास्ते बन गए हैं और इसी से अपन को चलना पड़ेगा। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका बड़ा खूबसूरत है, स्वर्ग जैसा। ऐसा कौन कहता है? शेखर साहब कहते हैं। हाँ, वो क्या है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। रूप सिंह समझाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सबसे आखिरी गांव कौन सा है, तो सुर्गी। सुर्गी यानी स्वर्ग, इसके पीछे कुछ आगे स्वर्गारोहिणी है, यानी स्वर्ग इस गांव का नाम है। जब बर्फ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा, तभी ने लैंड स्लाइड हुआ। वह बात नहीं है। मैं तो इस लड़के को रोजगार के बारे में सोच रहा था, इतनी कच्ची उम्र में। पर यह घोड़े वाला धंधा खतरनाक रास्ते, सोचो हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं, और यह है 15 किलोमीटर पैदल, फिर उसे लौटना भी है 15 किलोमीटर अभी। यानी ये 15 किलोमीटर पैदल आया है, वापिस जाएगा भी 15 किलोमीटर। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता साहब, पेट बड़ा पापी होता है। वो तो हुई है, वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा ये। यानी बर्फ पड़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसके पास कोई रोजगार भी नहीं है। ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओ महीप। लड़के को आवाज दी जाती है। जी साहब, महीप बोलता है। तेरे पाँव में दर्द होता होगा, शेखर कपूर ने कहा। आजा, कुछ देर घोड़े पर तू बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के ही आए ना, यानी वापस आऊंगा तो चढ़ करके ही तो आऊंगा ना घोड़े पर। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने, किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा उसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा कि और बात भी पूछो कि घर परिवार में कौन कौन है। साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। यह कहकर के महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया कि ज्यादा आवाज मत करो। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारता निर्देश देता चल रहा था, जो उसके लिए उस समय उसके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यानी फालतू सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। आगे एक झरना था और एक उजरी पवन चक्की जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काट करके बह रहा था। घोड़ों ने उस पानी के मुंह लगा लिया तो उनको उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा घोड़ों हीरू वीरू को, और फिर खुद पानी पीने लग गया झरने पर। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट आया। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए नए आते, नए रास्ता भटकते, नए मेरी जरूरत होती, मैं भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मुझे मंसूरी ले जाते। ये रूप सिंह है ना, मंसूरी में गया था पहाड़ों में ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर तो हम कपूर साहब के और मंसूरी के होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए हैं, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। यानी ये महीप है, इसकी तरह हम भी इसी गांव में पहाड़ी लोग हुआ करते थे, घूमते थे पहाड़ों में, और कोई काम धंधा ही नहीं था। आपके पापा ही मुझे लेकर के गए थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी मैं वापसी में साथ ले जाऊंगी, कि जैसे कपूर साहब ने मेरी जिंदगी सुधारी है, मैं भी इस लड़के की जिंदगी सुधारूंगा, इसको साथ ले जाऊंगा तो कैसा रहेगा। मगर ये लड़का ये बिल्कुल गुन्ना है, बोलता नहीं है। ये क्या का लड़का, ये तो बात ही नहीं करता है। साहब इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक करके वापस घोड़ों पर सवार हो गए दोनों। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती।
रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा। अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, यानी माही नजदीक आ गया। बस उस डांडी पहाड़ के पीछे माही है। तुमने बता नहीं, तुम लोग भाग भाग गए थे अपने घर से। लड़के ने जैसे सुनाई नहीं, वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाने लग गया। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, यानी भारी पत्थर था। फिर भी वह पीला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कूद गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेप गया और वह अपनी पहाड़ी में, मन ही मन में वो उसको झेप सी आ गई, हंसी सी। गांव करीब आता रहा था। बरसों से बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे, यानी जो याद आ रही थी वो दोबारा स्मृतियां में आ रही थी। एक और सूपी नदी, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग यानी पहाड़, ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, अपने बाबा, उन सभी को मतलब वो याद करने लग गया। भूप दादा और सारे गांव के लोग। कितनी दूर केदार काठा, कितनी दूर है दुर्योधन का मंदिर। ये महंगे 2 मंदिर थे। ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन, वो उसको याद आने लग गया। बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी को लाल पलटन में अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं देखा। 100-200 गोरे संभ्रांत अजनबियों ने के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि ये सितंबर का महीना था, दिन के अभी 3 बजे थे, मगर यहाँ पर ठंड काफी थी। तो यानी पहाड़ों में ठंड पड़ती है ना। लोग यहाँ पर ठंड से बचने के लिए चुस्ती किया, फिर ऊन का एक लावा पहन रखे थे, एक गर्म ओढ़ने का वस्त्र, और उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नजरें उनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। यानी रूप सिंह वो 11 साल के बाद गांव में आया था, तो वो देख रहा था कि मेरा कोई जानकार है क्या। लड़का एक सयाने सही सा अपने थकान भूल करके अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठे और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख दिया, और 10 की गड्डी के 12 कड़क नोट निकाल करके लड़के को थमाते हुए बोला, यानी 12 120 रुपए दिए थे। देखो तुम अभी थक गए हो, तुम्हारे घोड़े भी थक गए हैं, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो आज रात यहीं पर रह जाओ, सुबह चले जाना। ऐसा उसको समझाने लगा 120 रुपए देते हुए। लेकिन लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहता था कि यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे घर में आप रहो। लड़के ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेर करके नोटों को गिनने में मशगूल, यानी उसमें रम गया था। उसको इस धांधलेबाजी अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा। फिर कदम कदम चल करके एक बूढ़े के पास पहुंचा, यानी थोड़ा सा चल करके एक बूढ़े आदमी के पास जाता है रूप सिंह। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों के सूरज की ओट बना करके उसे और देखता रहा था। कने जाना छाओ साहब, यानी आपको कहाँ जाना है साहब। ये पहाड़ी भाषा है, कने जाना सावा, कहाँ जाना है साहब। रूप ने बताया, बाबा यहाँ पर 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे। यानी इसे रूप सिंह और भूप सिंह के पिताजी का नाम था राम सिंह, याद रखना। जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे होते थे, जो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर हुआ करता था। बूढ़े के चेहरे पर एक अपरिचित शिला हिल करके रह गई। थोड़ा सा याद तो आया, परंतु फिर वो भूल गया, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद थी, गढ़वाली भाषा है ये, तो उन्होंने जोड़ने सजाने लगा, बाबा यक रूप सिंह भूप सिंह दुई भाई होदा छे। हाँ, इस बार बूढ़े के होठ हिले। लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छे, कि रूप तो बहुत पहले भाग गए हैं यहाँ से। अगर मैं बोलूं कि मैं वही रूप सिंह छो तो, अगर अब रूप सिंह कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं रूप सिंह हूं तो तू ने मजाक करी छो साहब, कि तू रूप सिंह नहीं है, तू तो मजाक कर रहा है। तब तो ये मजाक है छे, जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। अब रूप सिंह बोला कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़ करके उनके पांव छुए, यानी आशीर्वाद लिया। बूढ़ा त्रिलोक सिंह अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया, उसको पूरी तरह याद नहीं आया, क्योंकि 11 साल बीत गए थे रूप सिंह को गांव से भागे हुए। आत्मीयता आत्मसात नहीं कर पा रहा था। और किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन। दूसरे ने पूछा कि आप कहाँ थे। पर्वतारोहण संस्थान, रूप सिंह जवाब देता है, पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज है, त्रिलोक सिंह ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ान के वास्ते, किस लिए चढ़ते हो पहाड़ों पर। गड़बड़ा गया रूप उसकी इस जिद पर। बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरकार उसके लिए मुझे 4,000 तनख्वाह देती है हमें, कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए। अब गांव का आदमी पहाड़ी हंसने लग गया। लियो सुन लियो,
एक ही बात है कि इनकी बात सुनो। त्रिलोक सिंह बूढ़े ने सबको सुना करके कहा, ये कहता है कि यक रूप सिंह छे, चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं छू कि सरकार या को सिर्फ मलान मलान यानी पहाड़ पर चढ़ने को वास्ते के लिए 4,000 तनख्वाह देवे छे। ये क्या बात हुई, कैसे अहमक यक सरकार भी शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख करके रूप सिंह वह सिखाया गया था। यानी बेचारे को शर्म सी आई, एक तो अपनी बड़ाई कर रहा था और ऊपर से उनके गांव में मजाक बन गई। आप अभी नीचे नहीं गए हैं, रूप सिंह कहता। तो बूढ़ा बोलता, क्या वास्ते जाऊं, क्या काम है नीचे जाने के लिए। तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया, खैर अभी आज्ञा दे, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। ग्यार, हाँ घर है, घर 11 मतलब घर है। ग्यार तो ऊपर उड़ी चले गए, गेछू बेटा कि तुम्हारा घर तो उड़ करके ऊपर चला गया। वही उधीर त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे और अपनी नजर मगर बादलों में के गाड़े हिलाप के चलते उनकी शिनाख्त ओझल हो गई थी। जो त्रिलोक सिंह बाबा थे वो आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे, और बाबा और माँ, रूप सिंह पूछ रहा है, वो तो और भी ऊपर चले गए, कि वो तो हिमांग से भी ऊपर चले गए। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले की बात है, एकाएक जैसे सफेद हो गया हो रंगीन स्क्रीन, उदास हो गया रूप सिंह। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखा। यानी रूप सिंह समझ गया था कि मेरे माँ बाबा खत्म हो गए। कुछ देर बाद में रूप भर्राए हुए शोर में डरते हुए पूछा, भूप दादा तो है ना। भूप है, रुको बुलाते हैं। अरे ओ भूप, बूढ़े त्रिलोक सिंह ने आवाज की प्रतिध्वनि बन करके मतलब पहाड़ों में लौटती रही, भूप 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 आवाज आती रही। जवाब में से कहीं से आवाज नहीं आई, और रूप से डरते डरते शेखर की ओर देखा, और उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप या फिर बूढ़ा त्रिलोक सिंह उसके आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। कितने लोग हैं वहां, शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो है, उसकी घरवाली है, एक लड़का है, लेकिन वो तो आगे के शब्दों के रोक लिए और उसे जबरन, यानी आगे वो बोलने वाली थी, एक लड़का है, उस शब्दों को वो औरत रोक लेती है। लड़का भी है, लो, अरे वही लिवा लाया ना घोड़े पर आपको। किसी लड़के ने बताया कि आप जिसके घोड़े पर चढ़ के बैठ के आए थे ना, जो आपको यहाँ पर लेके आया था, वही था भूप सिंह का लड़का। वो रूप ने मुड़ करके देखा तो महिम महीप वहां पर दिखाई नहीं दिया। काफी दूर तक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँपते हुए ढलान से तेजी से उतर रहा था, और उनकी आंखों में उसका अक्स है वो छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित ने गायब हो गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए, स्ट्रेच। भूप तो ये किसी से बात ही नहीं करता, भूप तो किसी से बात नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस मल्लान पहाड़ पर, कि तू देर ना कर, इस पहाड़ पर चला जा, वहां पर तुझे तुम्हारा बड़ा भाई मिलेगा। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों, अभी तो तू कह रहा था ना कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार तुझे यह काम के लिए, यानी इस काम के वास्ते तुझे 4,000 रुपये तनख्वाह देती है, तो चढ़ जा। वो बात नहीं है दादा, पहाड़ों पर तो हम पतकों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं, यहाँ तो कोई भी चीज हम साथ लेकर के नहीं आए। ओहो, त्रिलोक सिंह की आंखें झुर्रियों के दलदल में ऊपर उछल गई। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पावे मल्लान पर। त्रिलोक सिंह हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो भी सब हंस पड़े, और हंसते हंसते उन्होंने मुंह फेर लिया कि इतने सारे सामान लेकर के तुम पहाड़ों पे चढ़ते हो। अरे वो देख, भूप इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई, यानी सब उसकी ओर देखने लगे कि हाँ ये आ रहा है। पहली नजर में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं था। पांव किसी डिब्बे की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था, और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक जा रहा था। धीरे धीरे चल करके वह सामने आया तो वह कतई साधारण नहीं लगा था। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में के दरमियान कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसकी तिलिस्मी अभी भी बरकरार थी। ऐसे वो दिख रहा था, बिल्कुल गोरा चिट्टा था, मानो ग्रेनाइट का पत्थर से तराश करके गड़ा हो। सख्त लंबोदर चेहरा था, अजीब सी स्थिति प्रज्ञ आंखें, मध्यम मध्यम जलती हुई आंखें थी। भौहें पर कटे का निशान, वही बिल्कुल वही 11 सालों में, और भी ठोस और भी सख्त हो गए थे भूप दादा। यानी दुख झेलते झेलते दादा रूप जाजू का भूप के कदमों में, मैं रूप हूं तुम्हारा भगोड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ तक देखा, फिर देखते देखते नजरें बर्फ पिघलने लगी। कब आया, अभी अभी आया हूं। यानी दोनों के आंसू की जड़ी लग गई। अकेले, भूप सिंह पूछता है।
नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब, जो मुझे लिवा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब, यानी कपूर साहब का लड़का है शेखर साहब, जो आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मंसूरी में। मंसूरी में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम दोनों साथ ही रहते हैं, हम दोनों आए हैं। शेखर ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच में खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, नहीं किसी ने उनसे बात की। वो बात नहीं करता था, भूप सिंह था। भूला, भूला यानी अनुज, चल ग्यार यानी घर चल, कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए, और वो बिना किसी सम्मति का इंतजार करते हुए, बिना ही इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए, यानी पहाड़ पर चढ़ने लग गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया ये माई हमारा बेस कैंप था कि, गोया मतलब साथी, ये हमारा बेस कैंप था, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग ली थी, और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन था। रूप ने होठों पर उंगली रख करके चुहल करने से मना किया कि बात मत करो। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे छोटे भूखंड पर बसा हुआ यह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खंड झाड़ झंखाड़, बगल में बहती हुई सुपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे, और जिसमें आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा। और कभी कभी तो भ्रम होता था कि बादल तैर रहे हैं या फिर वहां पर गांव के लोग तैर रहे हैं। चढ़ाई शुरू हो जाती है। प्राय खड़ी चढ़ाई है। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे थे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ चढ़ पा रहा? भूप ने ऊपर से कहा, बस इतना सा भर पहाड़ीपन बचा है रे, रह गया है ना। फिर से नीचे उसके पास आए और उन्होंने गले में मफलर की मजबूती परखी, और फिर उसने कमर में बांध करके दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भुला ले, पकड़ लो इसको, कि इसको पकड़ लो। और फिर शेखर की ओर देखो, जो और भी नीचे खड़े हाँफ रहा था। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी कि पहले मैं रूप सिंह को चढ़ा देता हूँ, फिर आपको। अब भूप आगे आगे चढ़ रही थी, उसकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप सिंह पीछे पीछे चल रही थी। बाप रे, बिना ही किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ पेड़ पत्थरों में नाम मात्र की सपोर्ट के साथ शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुक करके हिदायत भी देते जाते, देखे थई मजबूत से पकड़े रखी, और नहीं तो हवा की गेल सुपिनमा, कि इसे मजबूती से पकड़े रखना, वरना तो ऐसा होगा कि सीधा जाके गिरेगा सुपिन नदी में। सीधी सी बात है, मजबूती में पकड़ के रखना। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, पनमानुष थे या रोबोट थे, वह जिस धैर्य और आत्मविश्वास और ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। रूप सिंह के लिए फिर अकेले का भार मात्र होता तो एक बात और थी, वह तो खुद के साथ साथ उसे भी तो खींचे ले जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान से ऊपर ले आए थे, और उसे घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना दी थी कि 2 लोग आए हैं मेरे साथ में। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले जाने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों के अदृश्य हो गए थे, यानी बादल छा गए थे और वो दिखे नहीं। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसकी फसल थी, तो मक्की की। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों के तो फल भी लगे हुए थे, पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे। यह देखने में लग रहा था, उसने गौर किया कि ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए हैं, यानी सेवों के पेड़ काफी थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखाई दे दिया, और उसी के बगल में 2 छाने यानी छप्पर के झोंपड़े भी थे, और यही घर था शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी गोरी जवान चुस्त और लाल फूल स्वेटर पहने हुए, और वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश में कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सुपीन में गिरता था, यानी नदी में जा रहा था वो झरना। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई थी। देखते ही देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पहाड़ पर, कि पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। शेखर को लेकर के आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच समाधिहीनता की जड़ता को ताड़ दिया और बोले, रूप तेरी भाभी है। उन्होंने वो जो बात नहीं कर रहे थे दोनों, तो उन्होंने बता दिया
भूप सिंह ने कि ये तुम्हारी भाभी है। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई, मतलब बरसात। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए थे। रूप और शेखर गुफा में बिछे हुए पटरों पर लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा, यार, इट वॉज ए एयर एक्सपीरियंस। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया है कि वो लड़का है। गांव वालों ने बताया था कि जो लड़का तुम्हें लेकर के आया था ना, वो भूप सिंह का लड़का था। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। हाँ, नींद की झील में डूब गया। रूप का जवाब, जाने कब तक सोते रहे। रात के किसी पहर में जगाया गया भूप ने, लो यक्की खा लो, यक्की पड़े रहो। बहुत जोरों से बारिश है बाहर। सचमुच में बाहर बारिश बहुत कहर ढा रही थी, यानी खतरनाक बारिश हो रही थी। और ये परेशान होकर के आए, इसलिए वो सो गए थे, नींद आ गई। सुबह उठे तो आसमान बिल्कुल साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच में धुंध के पर्दे के पीछे से बच्चे की तरह झांक रहा था कौन, लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी, धीरे धीरे छंट रही थी। कुछ धुंध नीचे हाँकने पर माही के छोटे छोटे गरौंदे अजीब से लग रहे थे। गरौंदे यानी घरे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां सीप घोंगे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था। इन सब का था। सुपीन नदी में वो पड़े हुए थे। भाई से मिलकर के कैसा लगा, शेखर ने एकांत में पूछा रूप सिंह से। भाई, बस थोड़ी सी धुंध छटी है अभी, कि थोड़ी सी धुंध छटी है। 11 साल की बात है, पूछते हैं। कहते हैं ना, लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देख करके कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है। ये एक पाश्चात्य चित्रकार हैं कि लियोनार्डो विंची ने पहाड़ को देख करके कहा था कि मेरी मोनालिसा यही है। मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर, मिट्टी और मलबे हटाने हैं। और तुम्हारे भाई भी इस पहाड़ में हैं। मोनालिसा नहीं है, साक्षात शिव हैं। यानी भाई को यहाँ पर संज्ञा शिव की दी गई है। मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी तक। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब लोग साथ बैठे थे। आग के गिर्द भुनी हुई मक्के की बाली और चाय थी। भाभी सेक सेक करके बालियां दे रही थी मक्के। नमक मिर्च लगा करके साथ साथ में वो चबा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा, यानी दादा बड़े भाई को संबोधित करने वाला सूचक शब्द है ये दादा। मतलब हटाने की रूप की एक अदद कोशिश थी मलबा हटाने की, कि आप यहाँ पर क्यों आए। यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों के बाद में यही पूछने के लिए आया, कि इतने वर्षों बाद में ये पूछने आया कि यहाँ पर कैसे आए। मुझे और शर्मिंदा नहीं करें, रूप सिंह बोलता है। तो सुन भूला, तो सुन अनुज छोटा भाई, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। सुनने में तो बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है ना, जिसने सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भाभी भुने हुए भट्टे दे रही थी उनको, और उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी, यानी तू यहाँ से चला गया था तो बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ नहीं उठा सका और ढसक गया। और अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए थे मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया था, छाने पर था। इसीलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने। लाचार ऐसा है, तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा देते दोनों भाई मिलकर के। खेत भी खींच करके निकाल लेते, माँ बाबा को भी। लेकिन नहीं हो सका, वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो याद करता हुआ चुप हो गया। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा नहीं मिला। सहारा देता भी कौन है, सब अपने अपने में से ही तो तबाह हैं। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसा हुए थे। रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी कि मैं सिखियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता। मौत की तरह फैला हुआ म्याल, यानी पहाड़ पसरा हुआ है मौत की तरह। अभी जो भाभी थी उनकी वो चाय दे रही थी। दूध के अभाव में लाल चाय थी, तो भूप ने उसे गिलास की चाय में भाप से अपने पनियाई आंखों को सेका और फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय उष्मा की तलाश थी उन्हें। वे फिर हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई हुई एक कहानी याद है, वे रूप सिंह की ओर से मुखातिब होते हुए। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक आई थी।
वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गिद्ध ने कहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। नन्ही चिड़िया को गिद्ध ने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा नहीं। खैर मैं याद दिलाता हूँ। गिद्ध ने ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई और पूछा, यानी गिद्ध ने चिड़िया को कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चिड़िया पूछती है क्यों? गिद्ध बोला इसलिए कि तुम मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। कि गिद्ध ने कहा कि तुम अगर मुझसे ऊंचा उड़ेगी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, वरना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धर करके पूछा, और अगर मैं तुमसे ऊंचा उड़ के दिखा दूं तो? गिद्ध ने उसे बचकानेपन में हंसा, तो नहीं खाऊंगा कि तुम मुझसे ऊंची उड़ी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों ने ठन गई मुकाबला, यानी दोनों में मुकाबला हो गया। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात, यानी क्या औकात थी। लंबे लंबे डेमे फहराए और उड़ गया ऊपर, और ऊपर ही ऊपर चिड़िया डर गई। फिर भी उसने धीरज नहीं छोड़ा, उस चिड़िया ने कोई धीरज नहीं छोड़ा। चिड़िया ने सोचा कि मरना तो ऐसे भी है और मरना वैसे भी है, तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, और लगा कि प्राण निकल ही जाएंगे। जान पे खेल गई थी चिड़िया, और सारी ताकत लगा करके उड़ करके जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता जा रहा था, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर नहीं था, वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, क्योंकि मौत की पीठ पर वो जा बैठी थी। यानी गिद्ध की पीठ पर ही बैठ गई तो गिद्ध से वो ऊंची हो गई थी। चिड़िया को कोई दिक्कतें नहीं हो रही थी। कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म करके सामने के मंजर को देखते लगे भूप, और उन्हें बूढ़ी बीड़ी सुलगा ली। दो एक कस खींचे, फिर बोले, तो भूला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की पीठ पर, और इसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया है। धीरे धीरे मलबा हटता रहा। यहाँ का थोड़ी बहुत खेती शुरू कर दी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत को ले आया नीचे से। तो रूप सिंह बोलता है, कौन शेला? रूप चौंकना हो उठा सहसा। रूप ने कहा कि शेला को ले आए, जो अपने पीछे पड़ा था ना, शेला से प्रेम करता था। हाँ, तुझे अभी तक याद है? इस बार भूप ने चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तरासा हुआ, चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा। फिर उस पर एक नामालूम सी एक धुंध छा गई। शेला ने के आने से खेती फैल गई। बर्फ जमी न रहे तो हमने खेतों को डलवा बनाया, यानी डलवा खेत बना लिए। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए थे हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपीन में गिरा जा रहा है, और उसे मोड़ लेने पर पानी की समस्या हल हो सकती है। मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने कुआर के दिन चुने। कुआर महीना होता आश्विन का। जब रातों को बर्फ जमने लगती थी तो दिन में पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़ कर लाने में हम सफल हो ही गए। आखिर में उन्होंने झरना मोड़ लिया। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा ये सब। शेखर ने पूछा कि सर्दी में ये झरना जम जाता होगा? अभी जम गया, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटों यहाँ पर आग जलती रहती है, बर्फ के आगे तो भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ, मेरा मतलब शेला कहाँ गई? रूप सिंह ने पूछा। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का नहीं रहा। फिर उसके एक बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए कोई दूसरी औरत। ये तेरी भाभी, यानी नई जो भाभी है, इसको ले आए। दूसरी भाभी? शेला से एक बेटा हुआ है, महीप। फिर एक दिन महीप भी 9 साल का ही तो था कि उसकी माँ के जाने क्या सूझा कि एक दिन यहाँ ही, यानी यहाँ से कूद गई सुपीण माँ, यानी सुपीण नदी में यहाँ से कूद गई। जब मैं दूसरी औरत ले आया तो उसको सहा नहीं गया, क्योंकि एक म्यान में दो ही तलवार रहती है। स्तब्ध रह गए थे रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने से शोर को छोड़ करके कोई आवाज नहीं थी। एक गहरी सांस लेकर के बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा, यानी जिस दिन से उसकी माँ इस नदी में गिरी है, वो नीचे उतरा तो फिर कभी ऊपर ही नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देख कर कि तो मैं नीचे उतरा था और उसके पीछे पीछे दूर तक गया था, मगर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए, और मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत का, कि मेरी माँ की मौत का कारण तुम ही हो। चाहे भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, ये काली चाह पसंद नहीं करते हैं। आप एक भेड़ या बकरी क्यों नहीं रख लेते हो?
चढ़ने चढ़ाने की मुश्किल भी तो नहीं आती है, दूध भी मिल जाता। और पीली थी ना, दिख तो नहीं रही है, यानी एक भेड़ हमने पाली थी, दूध काफी कुछ छंट चुकी थी, यानी अब वो दूध देना बंद कर दिया होगा शायद। वो धुंध काफी छंट सकी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों किसी से बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी स्लेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया को चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देखते रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरना झरना हिमायती होकर के चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उसके अंदर में हिम के पिघलने का इंतजार, आखिर दोनों ही पिघलते जा रहे थे। तू गया, तेरे पीछे तेरी माँ गई, बाबा गए, शेला गई, सबसे आखिर में महीब है यानी मेरा बच्चा है वो भी छोड़ करके मुझे चला गया। वे रुक रुक करके बोलते, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी सब उतर रहे थे। कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका था, यानी सब धीरे धीरे मुझे छोड़ करके चले गए थे। थोड़ी देर तक तो हिम पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठा करके किनारे के कटाव को ठीक करने में चल पड़े। और इस समय वे अकेले थे। उनका ये रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, इतने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा कि ऊंचाई आदमी को अकेला कर देती है। कटाव की मरम्मत करके आग के पास में फिर से लौट करके आ गए थे भूप दादा। अब भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या फिर पहाड़ पर चढ़ने वाले हम, आपको क्या लगता है? वो भूप सिंह कहता, दोनों ही हैं। हंस पड़े भूप, शायद पहली बार बोले। हम कहाँ के पहाड़ हुए भला, हम तो चढ़ने वाले हुए, हम पहाड़ नहीं है, हम तो एक चढ़ने वाले आदमी हैं। दादा, रूप का गला भर आया था। बहुत दुख झेले हैं आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर के चढ़ते रहे हो पहाड़ों पर। अब बस करो दादा, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लिवा ले जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार ने एक पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें हम सब आराम से रह लेंगे। भूप गंभीर हो गए। ने हाँ कहा ने ना कहा। एक बार चलकर देखो तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है, यानी आपका छोटा भाई किस प्रकार से आराम से रहता। एक बार चलकर देखे तो सही। भूप फिर से निर्विकार बने हुए थे। शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर मानो चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं करनी चाहिए, कुछ ताकत उसे बचा कर रखनी चाहिए आने वाली अन्य चढ़ाइयों के लिए, यानी और भी तो चढ़ाई आएंगी जीवन में, उनके लिए रखनी चाहिए। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो था वही था जो गिद्ध और नन्ही चिड़िया वाला, जहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ गई हो वहां बैलों के डकार ने अधूरा रह गया वाक्य। वो बात बता रहा था, भूप सिंह बीच में रह गया। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया था आज। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो और फिर जोर से बोला, सुन लिया, वो डकार ले रहे थे। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान नजरों से देखा। तो तब बेल भी यहाँ हैं, मगर ये आए कैसे? बेलों को बाहर धूप में निकाल करके बांधा। भूप ने छोटे छोटे नाटे पुष्ट बेल उनकी पत्नी उन्हें भोजन बना करके छोड़ना, हाथों में घास लेकर के डालने के लिए उनके सामने चली गई थी। वो भोजन बना रही थी। भूप भैया, ये बेल कैसे आए यहाँ पर? शेखर ने पूछा। कैसे आए, आप ही बताओ जी। सुना है बड़ा मेंढ रखते हैं, IAS मेंढ यानी माइंड रखते हैं। शेखर कुछ इस कदर पराभूत हुआ कि भकवा गया। अजी कंधे पर ढोले ढो के ले आए इन्हें, और कैसे? भूप ने कहा कि कंधे पर बैठा करके इन्हें मैं ले आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कंधे पर इन्हें? अब आगे आवाज आती है। क्यों? मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, आप दोनों को इस कंधे पर लाद के मैं ला सकता हूँ। अजी देखो, इतने बड़े बेल तो चढ़ नहीं सकते ना। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आया, पहले फिर दूसरा, और यहाँ पर पल करके ये दोनों बेल बन गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब नहीं दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। एक हंसिया एक काटने का औजार आता है। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है, मालूम है। उसका ये छोटा सा
वाक्य बेहद ठंडा, बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यानी ये जो पहाड़ है वो कभी भी धंस सकता है। ये सरासर खुदकुशी है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता हूं बचने का मुकाम है, यानी बचने का यही एक रास्ता है। दादा, इन्हें देखकर आपको अकेलापन और गहरा हो गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं हो कि आपने औरों से खुद को काट लिया है। रूप की आवाज भर्रा गई, यानी गला रूंध गया था। मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी थी और इसी झरने को मोड़ करके बुझाई थी हमने आग, और अभी काल ही नीचे नहीं गया था, यानी कल ही तो मैंने नीचे गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? रूप सिंह बोलता है। नहीं, दुख था, लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो, पर मैं यहाँ जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है यहाँ से नीचे देखने पर, यानी यहाँ से मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे दया सी आती है। मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, सेला है, सब सोए पड़े हैं, सब के सब। यहाँ महीप है, बलद हैं, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकले हुए खेत हैं, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों की, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये सारे मेरे साथी हैं। दादा, ये सब देख करके सुन करके मेरा कलेजा मुंह में आ गया। अभी से अभी बची खुची जिंदगी के साथ में इंसाफ किया जा सकता है, यानी थोड़ी बहुत तुम्हारी जिंदगी बची है उससे इंसाफ कर लो। भूप ने अपने भीगी हुई पलकें ऊपर उठाई तो अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी लोगों ने मेरे साथ में, भूप सिंह कहता है। अब माफ करो भूला, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक भी ई बलद उतर सकते न हम, यानी जब तक जिंदा रहेंगे ये बलद और हम यहीं पर रहेंगे, अब न हम उतर नहीं सकते। ये कहानी समाप्त होती है। अब कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा। कहानी का पूरा सारांश है कि माही गांव में राम सिंह के भूप सिंह और रूप सिंह दो बेटे थे। रूप सिंह 11 साल पहले देवकुंड से भाग गया था। सेला भूप सिंह की पत्नी, महिप उसका लड़का। सेला ने भूप सिंह की दूसरी स्त्री लाने के कारण से सूपी नदी में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली है। रूप सिंह पर्वतारोहण सहजता मंसूरी में 4,000 रुपए की तनख्वाह पाता है और सरकारी नौकरी करता है। रूप सिंह सितंबर में अपने गॉडफादर कपूर साहब के लड़के शेखर कपूर के साथ में लौटा था। कौन सा महीना था? सितंबर महीना। राम सिंह देवकुंड से 15 किलोमीटर दूर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये देवकुंड गांव। आप कने जाना चाहो? चाय वाले ने पूछा। महिप 9-10 साल का एक लड़का था। घाटपटी झगड़ा करी के पैसन कमाने के वास्ते ही तो आई छे, चाय वाले ने महिप के बारे में कहा। महिप ने हीरू वीरू के घोड़ों के नाम थे जो 100 रुपये माही चलने के लिए तय हुआ था। महिप ने माही पहुंच करके रूप सिंह ने महिप को 120 रुपये दिए, यानी 10-10 के 12 नोट। शेला ने भूप सिंह के लिए स्वेटर बुना था। पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को, और इधर सबसे आखिरी गांव है सुर्गी से आगे स्वर्ग। स्वर्गारोहिणी यानी रूप सिंह ने कहा था। माही में केदार कांठा और दुर्योधन जी का एक मंदिर है। ये भी अच्छा कथन है। कने जाना छाओ साहब? त्रिलोक सिंह की गढ़वाली ने भाषा में उन्होंने पूछा। एकाएक सफेद हो गया था रंगीन स्क्रीन। अपनी माँ बाबा की मृत्यु की बात सुनकर के रूप सिंह खुशी है वो गम में बदल गई थी। लो रे, लिवा ले आया घोड़ावा। पर आपको किसी लड़के ने रूप सिंह के महिप के बारे में बताया था कि लो वही लड़का था जो आपको यहाँ पर लेकर के आया था। आशा करता हूँ पूरी कहानी, पूरा पाठ आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो सुनिएगा, एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।